नमस्ते मित्रों। फणीश्वरनाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इसका कथानक तथा उद्देश्य देखने से पहले कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु जी का हम संक्षेप में परिचय देखेंगे। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म फरवरी 1921 में पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ। रेणु के रचनाओं में महिलांचल, प्रतिपरी कथा, ये उनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। ठुमरी कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। तो रेणु को आंचलिक उपन्यासकार या कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य में पहचाना जाता है। इनका एक कारण यह है कि उनके कथानक अधिकतर किसी न किसी अंचल जनपद को पुनर्जीवित करने का काम करते हैं। रेणु की कहानियां शहरी परिवेश से दूर की धरती से संबंध रखती है। इसी तरह पूर्णिया जिले के आंचल को छूती है। तीसरी कसम हीरामन के निहायत सामान्य विश्वासों की कहानी के रूप में हमारे सामने आई है। तीसरी कसम, इस कहानी के पात्रों के बारे में अगर हम देखना चाहें तो तीसरी कसम में प्रमुख पात्र के रूप में यानी नायक के रूप में, हीरो के रूप में हीरामन है। तो नायिका या हीरोइन के रूप में अगर हम देखें तो हीराबाई है। अन्य पात्रों में लालमोहर, धुन्नीराम, पलटदास, ये सारे हीरामन के गांव के गाड़ीवान हैं। तो लहसनवा जो लालमोहर का नौकर गाड़ीवान है। इसके बाद मुनीम, दरोगा, सिपाही, घोड़े वाले, बनिया, गांव के बच्चे और कुछ अन्य पात्र यहां पर आए हुए हमें दिखाई देते हैं। कहानी का संक्षेप में अगर हम कथानक देखें तो कथानक इस प्रकार का है। हीरामन पिछले 20 साल से बैलगाड़ी चलाने का काम करता है। सीमा के पार नेपाल देश से धान और लकड़ी को वह ढो चुका है। कई बार चोर बाजारी का माल इधर से उधर पहुंचाया है। लेकिन आज की स्थिति कुछ अलग है। लेकिन आज जैसी गुदगुदी पहले कभी भी उसे नहीं हुई थी। चोर बाजारी का माल ले जाने में एक जमाने में हीरामन का नाम था। इस चोर बाजारी में उसकी गाड़ी अब तक 5 बार पकड़ी गई है। 5वीं बार जब गाड़ी पकड़ी गई थी और पुलिस दारोगा से बचकर अपने बैलों के साथ जंगल में हीरामन भागा था रात भर और 2 दिन बेसुध भी पड़ा था। उस समय उसने कान पकड़कर कसम खाई थी कि अब कभी ऐसी चीजों की लदनी नहीं ला देंगे। तब से उसने 2 कसमें खाई है। पहली कसम, चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, इसीलिए वो अपने हर भाड़ेदार से पहले ही पूछ लेता है कि चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं, और इसीलिए चोरी चमारी वाली चीज को वो न ढोने की कसम खाता है पहली। और दूसरी कसम जो है वो ये है बांस लादने की, क्योंकि बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे कोई, हीरामन की गाड़ी उसे नहीं मिलेगी। उसे बांस की लदनी का भी कई बार बुरा अनुभव आने के कारण उसने दूसरी कसम खाई है कि वह गाड़ी पर बांस भी नहीं लादेगा, क्योंकि बांस गाड़ी से आगे पीछे बाहर निकलती है और इसी कारण कई प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं और इसी कारण वो बांस की लदनी भी न लादने की कसम खाए हुए है। तो चोरी का माल वह अपने गाड़ी पर नहीं ले जाएगा और बांस नहीं ले जाएगा। इस प्रकार की 2 कसमें उसने खाई है। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खैरे ही या शहर की लदनी भी छोड़ दी है। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का हिस्सा गाड़ी वानी करो केवल मुफ्त।
आधीदारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते, पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। पिछले साल सर्कस कंपनी के बाग को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर के फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। एक दोनों गाड़ीवान राजी हुए। अब देखिए कि बाग ढोने की गाड़ी के लिए जो घोड़े थे वो मर गए और इसी कारण अब उस सर्कस कंपनी के बाग गाड़ी को यानी बागों को कौन से गाड़ी पर लेके जाए, इसीलिए ऐलान किया गया कि कोई भी अगर इस बागों को अपने गाड़ी पर ले जाएगा या बाग गाड़ी को कोई भी अगर लेके जाएगा तो उसे पैसे मिलेंगे। पट्टी में ऐलान करके कहा था कि 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। कई लोगों ने ये ऐलान स्वीकार किया लेकिन उनके बैल बाग गाड़ी को ले जाने में असमर्थता दर्शाते हैं। लेकिन यहां पर हीरामन ने बैलों का हौसला बढ़ाकर उसे पिंजरे में बंद बाग को ले गया, वह अपनी बैलगाड़ी में। कहानीकार कहते हैं कि बाग गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। बाग गाड़ी लेके जाने वाला ये हीरामन आज तक उसे कभी भी इतनी गुदगुदी गाड़ी चलाते समय नहीं लगी, लेकिन आज उसके शरीर में गुदगुदी लगने लगी है क्योंकि उसके गाड़ी में चंपा का फूल जो बैठा है। कहानीकार हीराबाई के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन कर रहे हैं। उसे अब लग रहा है कि पिछले 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाग गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाय, बिस्कुट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा सो फोकट में। और इस बार ये जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रही है इतने में कच्ची सड़क के एक छोटे से गड्ढे में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की शीश की आवाज आई। हीरामन ने दाहिने बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे की लदनी है, बोरे की लदनी है क्या? और गाड़ी से आवाज आई, आहा मारो मत। यानी जैसे ही हीरामन अपने बैलों को मारता है तो गाड़ी में पीछे बैठी सवारी कहती है, आहा मारो मत। आनंदे की औरत की आवाज ने हीरामन को अचरज में डाल दिया। क्योंकि आहा मारो मत इतनी सुमधुर और कोमल आवाज सुनकर हीरामन और भी पागल हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये बोली तो फेनो गिलास बोली है, ऐसा उसे लगता है। कहानीकार कहते हैं कि हीराबाई का नाम तो सभियों ने सुना था, जो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला का काम करती थी। हीराबाई कौन है? तो मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला का काम करने वाली है, जिसके बारे में सारे लोगों को जानकारी है। लेकिन हीरामन को उसके बारे में कुछ भी मालूम न था। उसे लगता है कि भगवान ने इस बार न जाने क्या लिखा है उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी का उसकी गाड़ी में समा गया। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को लगता है कि कहीं डाकिन पिशाचिन तो नहीं। ये सारी सुंदरता, ये सारा देखकर हीरामन के मन में ये शंका उपस्थित हो जाती है कि पीछे गाड़ी में बैठी वाली ये स्त्री डाकिन पिशाचिन तो नहीं है ना, ऐसा प्रश्न उसके मन में निर्माण हो जाता है। हीरामन की सवारी करवट ली, चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चिकते चिकते रुक गया। अरे बाफ, ये तो परी है। अब दोनों इस प्रकार से उसकी सुंदरता को थोड़ी नजर से देखता है और एकदम उसके मुंह से निकल जाता है, क्या निकलता है कि अरे बाप, ये तो परी है। अब दोनों में संवाद शुरू हो जाता है। हीराबाई कहती है, भैया तुम्हारा नाम क्या है? क्या कहती है? भैया तुम्हारा नाम क्या है? उसका आवाज उसे कोकिल के जैसा फेनो गिलास लगता है।
हीरामन को हीराबाई का मेरा नाम हीरामन है इस प्रकार से वो कह देता है। वो उसको पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो वो कहती है हीरा। तो वो कहता है कि अरे हीरा कैसे क्या नाम हो सकता है, तो फिर वो बाद में कहती है कि हीराबाई। और हीराबाई कहती है कि मैं तो तुम्हें अब मीता कहूंगी, हीरामन नहीं कहूंगी, मीता कहूंगी, भैया नहीं कहूंगी, इस प्रकार से वो कहती है। और तब वह बाद में वो बैल को मारता है। तब हीराबाई कहती है मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। तब हीरामन कहता है बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। वो बैल को मारता है। तब हीराबाई कहती है कि बैल को मत मारो, इतनी भी क्या जल्दी है, धीरे धीरे चलेंगे। तो हीरामन कहता है हीराबाई को, क्या मैं बैलों को मारता हूं तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। तब हीराबाई समझ जाती है कि हीरामन हीरा आदमी है। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती चलती है। अब कहानीकार हीरामन की जानकारी देते हैं कि हीरामन 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान है। उसे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवा दुनिया में किसी भी बात में रस नहीं है। घर में बड़ा भाई है जो खेती करता है, जिसे बाल बच्चे हैं। हीरामन भाई से ज्यादा किसकी इज्जत करता है, तो हीरामन भाई से ज्यादा भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की बचपन में शादी हुई थी, गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अब दुल्हन का चेहरा याद नहीं है, अब तक दूसरी शादी नहीं की है। इसके कारणों में भाभी की जिद एक कारण है। कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी वह कराने का सोचती है। कौन, भाभी। और कुमारी का मतलब भाभी का क्या है, तो 5-7 साल की लड़की से ही वो अपने हीरामन की शादी करना चाहती है भाभी। और इसी कारण आज तक पहली पत्नी के बाद हीरामन की शादी नहीं हो पाई है। अब हीरामन ने तय कर लिया है कि अब वो शादी नहीं करेगा। कौन भलाए मोल लेने जाए, ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई। वह सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता। हीरामन पूछता है आपका घर कौन जिले में पड़ता है। तब हीराबाई कानपुर कहती है। तो हंसते हुए कहता है कि अरे ये भी क्या नाम होता है, नागपुर भी नाम होगा। और हीराबाई कहती है कि हाँ नागपुर नाम भी है। तो हीरामन को ये कानपुर नागपुर ये नाम सुनकर हंसी आने लगती है। आगे वह नाम लगड़ ड्योढ़ी के जमाने की कथा हीराबाई को सुनाता है। हीराबाई साथ में है तो उसे अनेक गीत याद आते हैं। उसमें से वह छोकरा नाच का गीत गाता है। कौन सा गीत गाता है, देखिए हीरामन। सजनवा बैरी हो गया हमारो सजनवा, सजनवा बैरी हो गए हमारो सजनवा। अरे चिटिया हो तो सब कोई बांचे, अरे चिटिया हो तो सब कोई बांचे, चिटिया हो तो हाय करमवा, होय करमवा, कोई न बांचे हमारो सजनवा, हो करमवा। इस प्रकार से एक गीत गाना शुरू करता है। हीराबाई कहती है वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। इसमें या इससे हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगता है क्योंकि ये सुंदर स्त्री अपनी प्रशंसा कर रही है, इसीलिए वो सिर नीचे करके हंसने लगता है। बाद में वह तेगचिया पर पहुंचता है, बैलों को खोल देता है। वहां पर एक साइकिल वाला था, उससे थोड़ी बातचीत करता है। हीरामन हीराबाई को सभी की नजरों से बचाना चाहता है। हीरामन हीराबाई को किसी की नजर में आने नहीं देता, तो सभी लोगों के नजर से बचाने का काम करता है। किसको, हीराबाई को। तेगचिया के पास से कजरी नदी बहती है। वहां पर नदी के किनारे हीराबाई बैठकर भैंसों और उनके पीठ पर बैठे बगुलों को देख रही है। तब हीरामन कहता है जाइए घाट पर मुंह हाथ धोआइए। हीराबाई जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरी, हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पांव सीधे है, टेढ़े नहीं। यानी उसको जो लगा था ना कि गाड़ी में बैठी हुई ये स्त्री भूत पिशाच है क्या। और ऐसा कहा जाता है कि भूत पिशाच के जो पांव होते हैं वो टेढ़े होते हैं, लेकिन अब वो गाड़ी के नीचे जब उतरती है तब समझ में आ जाता है उसके क्या रे ये तो भूत पिशाच नहीं है, क्योंकि उसके पैर तो सीधे है, टेढ़े नहीं है। हीराबाई के नदी की ओर जाने के बाद हीरामन गाड़ी के टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया, फिर तकिए पर कहुनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कटे फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय,
इतनी सुगंध हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंककर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा, आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं। अब देखिए धीरे धीरे हीराबाई के प्रेम के चंगुल में यहाँ पर ये सीधा साधा हीरामन अपने को हीराबाई के साथ अपना नाता जोड़ने का प्रयास कर रहा है। हीराबाई वापस आने पर वह जाता है। हीरामन नहा धोकर वापिस आने तक हीराबाई सो गई थी। हीरामन उसे उठाता है, दोनों साथ में खाते हैं। उस समय हीरामन के शारीरिक व मानसिक स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण कहानीकार कहानी में करते हैं। दोनों आराम करते हैं, दोनों उठते हैं। हीरामन को अन्य लोग जब हीराबाई के बारे में पूछते हैं तो वह हीराबाई के बारे में झूठी बातें बता देता है। हीराबाई और हीरामन गाड़ी में हंसते हंसते चल रहे हैं। तेगचिया गांव में आते ही बच्चों ने गाड़ी को देखकर गाना प्रारंभ किया। कौन सा गाना? लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पान खाई ये सुनकर हीरामन हंसता है। उसे स्वयं में दूल्हा दिखाई देने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर वह एक गीत गुनगुनाता है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। इस प्रकार का गीत जो इसी कहानी पर यानी तीसरी कसम ये सिनेमा निकला था, राज कपूर ने इसमें काम किया और इसमें ये गाना सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, वहां न हाथी है न घोड़े है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। बहुत ही सुंदर गीत वहां पर आपको मालूम होगा कि उसी सिनेमा में लाया गया है। सो इसी कहानी पर वो फिल्म बनी जिसे पुरस्कार भी महत्वपूर्ण मिला है। हीराबाई ने उसे गांव के बोली में गीत गाने को कहने पर वह रास्ता बदलकर ननकपुर के रास्ते से चलने लगा। बाद में वह हीराबाई को महुआ घटवारिन का गीत सुनाता है और घटवारिन की पूरी कथा बता देता है। गीत के माध्यम से और गाते गाते भावुक भी हो जाता है। नननपुर गाड़ी आती है। अब यहाँ से फारबिसगंज 3 कोस है, 2 घंटे लगने वाले हैं। वहां वह हीराबाई को पीने को चाय लाता है। हीराबाई उसे उस्ताद कहती है। उसका कारण भी कहती है कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला उस्ताद होता है। इससे हीरामन कहता है, इस शास्त्र पुराण भी जानती है, मैंने क्या सिखाया आपको? वो सावन भादवा का गीत गाने की बात याद दिलाती है। तो अब देखिए उसे वो शास्त्र पुराण सिखाने उस्ताद के रूप में भी जानने लगी है। अब वो फारबिसगंज आते हैं। वहां पर गांव के लाल मोहर, धुन्नीराम, पलरदास वगैरह गाड़ी वालों के दल से उसकी मुलाकात होती है। पलरदास गाड़ी के टपर में झांक कर पहुंचता है, गाड़ी में कौन है? हीरामन कहता है, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। हीराबाई उसे होटल से कुछ लाने के लिए रुपया दे रही है, लेकिन वह नहीं लेता। साथी अब कुछ कुछ बातें करने लगते हैं। फिर हीराबाई और पलरदास की कथा आती है। हीराबाई अब गाड़ी से उतर कर उसे 50 रुपए देकर कहती है, ये लो अपना भाड़ा और ये लो अपनी दक्षिणा, 25-25 अधिक 50 रुपए। इसी प्रकार से वो उसे 50 रुपए देती है। उसके बाद हीरामन की हुई अवस्था का वर्णन कहानीकार करते हैं। हीराबाई उसे उन्मुक्त में नौटंकी देखने का पास देने की बात कहती है। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या? हीराबाई जाते जाते रुक जाती है। हीरामन के बैलों को संबोधित करते हुए कहती है, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। तो कितना सजीव चित्रण यहाँ पर बैलों के साथ भी कहानीकार ने किया है, इसे हम देख सकते हैं। अब आगे हीरामन नाराज बैठा है क्योंकि हीराबाई वहां से निकल कर चली गई है। इधर नौटंकी शुरू हो जाती है। हीराबाई के बारे में बताया जा रहा है स्टेज पर। इतने में लाल मोहर हीरामन को नौटंकी देखने चलने को कहता है। बाद में वह मित्रों के साथ हीराबाई को मिलने कंपनी में जाते हैं। कौन? हीरामन और उसके मित्र। हीराबाई ने आवाज सुनकर अंदर बुलाया। ये सारे रौता कंपनी की ओर चले गए। हीराबाई नेपाली दरबान को इन लोगों को नौटंकी देखने के लिए छोड़ने की बात करती है। हीरामन अपने कपड़े की थैली हीराबाई के पास छोड़ आता है। तीनों ये बात गांव में कोई नहीं बतलाएगा, इस प्रकार की कसम खाते हैं। तीनों कपड़ घर में चले जाते हैं। हीराबाई स्टेज पर आ जाती है।
हीराबाई के बारे में दर्शकों में से कोई उसे बड़ी नेम वाली रंडी कहता है और अन्य बातें कहता है, जिससे हीरामन को गुस्सा आता है और वही मारपीट शुरू हो जाती है। लालमोहर, हीरामन और पलटदास मारपीट कर रहे हैं। दारोगा और काले कोट वाला कंपनी मैनेजर वहां आ जाते हैं। दारोगा हंटर से लालमोहर को मारता है तो लालमोहर कहता है कि हमारे पास तो है, लेकिन हमारे सामने कोई कंपनी की औरत को बुरी बात कहे तो हम कैसे सह सकते हैं। मैनेजर को लगता है कि मथुरा मोहन कंपनी के लोगों ने ही इन गुंडों को भेजा है। हीराबाई के कारण दारोगा तीनों को छोड़ देता है, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली जाती है। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाता है। फिर शो शुरू हो जाता है। हीराबाई मंच पर आ जाती है। हीरामन और सभियों को लग रहा था कि हीराबाई उनकी ओर ही देख रही है। मारे गए गुलफाम ये गीत हीराबाई रोते हुए गा रही है। तीनों की दुशाली वापस दी गई। 10 दिन 10 रात वह नौटंकी देखता रहता है। कौन? हीरामन। 10 दिन और 10 रात एक साथ हीराबाई के नौटंकी वो हर दिन और रात को देखते रहता है। हीराबाई के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते सुन हीरामन को दुख होता है कि लोग ऐसी फालतू बातें इसके बारे में क्यों करते हैं। हीराबाई स्टेशन पर जा रही है। लालमोहर उसे बताता है। दोनों की भेंट हो जाती है। वह कहती है, तुमसे अब मेरी भेंट नहीं होगी, मैं जा रही हूँ गुरुजी। हीराबाई उसकी थैली वापस देती है जो कि हीरामन ने उनके पास दी थी। फिर हीराबाई कहती है, इधर आओ अंदर, मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में, अपने देश की कंपनी है। बनौली मेला आओगे ना? हीराबाई उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, ये पैसे ले लो और एक चादर खरीद लेना। हीरामन कहता है, इस हरदम रुपया पैसा रखिए, हरदम पैसा रुपया करती रहती हो, रखिए ये रुपया, क्या करेंगे चादर लेकर। इस प्रकार से हीराबाई के द्वारा दिए जाने वाले पैसे को वो नहीं लेता और वो कहता है कि चादर लेकर क्या करना है। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मिता? महुआ घटवारिन को सौदागर खरीद जो लिया गया था गुरुजी, वैसे मुझे भी खरीदा है और मुझे भी जाना पड़ेगा। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर जा, भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा खानी पड़ेगी। हीरामन चुपचाप फाटक के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। हीराबाई गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है, टुकुर टुकुर। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। ओह ओह, इस हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पहुंचती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास वापस आया। हीरामन अब गांव वापस जाना चाहता है। वो कहता है, अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। हीरामन बाई जाने के बाद अब वो वहां रहना नहीं चाहता, वो वापस अपने गांव जाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब हीराबाई जिस मेले में नहीं है तो वो मेला खोखला है, इसलिए वो कहता है कि अब ये खोखला मेला। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। और इसी प्रकार से एक तरफ से वो तीसरी कसम खाता है कि कंपनी की किसी औरत को वो अपने गाड़ी में नहीं बिठाएगा। और यहीं पर यहाँ कहानी का कथानक समाप्त हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इस कहानी में एक अधूरी प्रेम कहानी हीरामन और हीराबाई की यहाँ पर चित्रित की है, हमें दिखाई देती है। यहाँ पर कहानीकार ने, फणीश्वरनाथ रेणु ने, ग्रामीण अंचल का हुबेहूब चित्रण इस कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि ग्रामीण अंचल, उसकी बोली भी हमें यहाँ पर वास्तविक रूप से सजीव दिखाई देगी। तत्कालीन समय में मनोरंजन के साधन नौटंकी किस प्रकार से हुआ करती थी, उसका वास्तविक चित्रण भी इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। कहानी में लोकगीत का समावेश भी किया गया है। सामाजिक पारिवारिक बंधनों व दायित्वों का चित्रण इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। तो ऐसी फणीश्वरनाथ रेणु की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम की कथानक और थोड़ा सा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा है।
तो इस कहानी को आप पढ़िए, बहुत ही सुंदर कहानी जिस पर मैंने कहा कि एक फिल्म भी हिंदी में बनी और वो बहुत ही चली, जिसको फिल्म क्षेत्र का बहुत बड़ा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो ऐसे हिंदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम, जिसे बहुत संक्षेप में उसके कथानक और उद्देश्य को इस वीडियो के द्वारा मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। हम यहीं पर रुकेंगे। नमस्ते।